जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे। और मैं हूँ ऋतु कुमारी। तो हम लोग डाइस चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसकी फर्स्ट क्लास हमने पढ़ चुके हैं और आज ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो जिन्होंने भी हमारी फर्स्ट वीडियो ना देखी हो डाइस चैप्टर का तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी उनको आगे का समझ में आएगा। तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस और करते हैं। तो मैंने पहले की वीडियो में सब बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और कितने टाइप्स के डाइस के बारे में हम पढ़ेंगे या किन तरह के क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो सब कुछ मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। तो हम लोगों ने केस सेकंड से पढ़ना स्टार्ट किया था। केस सेकंड में हम उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे, जिसमें कि 2 डाइस दिए होते हैं और उनमें एक एक नंबर कॉमन होता है। तो फिर हम बाकी नंबर कौन किसके अपोजिट है कैसे पता करते, ये मैंने सब कुछ आपको वीडियो में बताया था। तो चलिए अब उसके दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि दो डाइस दिए होंगे। एक डाइस का 2 तरीके का डायग्राम दिया होगा और उनमें 2 नंबर कॉमन होंगे। तो चलिए क्वेश्चन करके फिर मैं दिखाती हूँ। तो हमने केस नंबर सेकंड से स्टार्ट किया था, जब उसमें फर्स्ट पार्ट व्हेन ओनली 1 कॉमन, तो जिसमें हम इसका ये पार्ट हम अब कर चुके हैं और अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें ओनली 2 कॉमन दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, और ध्यान से देखिएगा ज़रा क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। इसमें 2 डाइस दे रखे हैं, मतलब एक डाइस का 2 तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। तो एक डाइस में है 1, 5 और 2। 1, 5 और 2 और दूसरे में है 3, 2 और 5। ये क्वेश्चन हमें दिया है। पहले क्वेश्चन में ये था कि 2 नंबर अलग अलग होते थे और उनमें एक कॉमन हुआ करता था, फिर हम आंसर पता करते थे। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास 2 नंबर कॉमन है। ये देखिए इस क्वेश्चन में 2 और 5 हमें दोनों डाइस में गिवन है, जो एक जैसे नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये बचा हुआ इसमें 1 है और इसमें बचा हुआ 3 है, इसमें इन क्वेश्चनों में एक ही इंट हमारे पास होता है कि ये 1 और ये 3 ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। इन क्वेश्चनों में यही एक गिवन होता है कि ये 1 और ये 3 एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसी के थ्रू हम बाकी क्वेश्चनों के आंसर निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 और 3 तो एक दूसरे के अपोजिट है। अब बचा 2 और 5। तो जो 2 एंड 5 है उनका अपोजिट होगा जो इनमें नंबर हमें नहीं दिख रहा है। तो आपको पता है कि एक डाइस में टोटल नंबर होते हैं 6, जिसमें कि 1, 2, 3, 5 है हमारे पास। तो इसका मतलब कि जो ये 2 और 5 है तो इसका अपोजिट नंबर जो होगा वो होगा 4 और 6। वो होगा 4 और 6। लेकिन हम इसमें कंफर्म नहीं बता सकते कि 2 का अपोजिट क्या है या फिर 5 का अपोजिट क्या है। इसीलिए इन क्वेश्चनों को हम यहीं रखते हैं और हमें बस यही पता है कि 1 का अपोजिट 3 है और 2, 5 का अपोजिट 4 या 6 में से कोई किसी का कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इन क्वेश्चनों का आंसर इसी तरीके से होता है। अब मैं इसके अगला जो क्वेश्चन होगा उसी में हम पूरी तरीके से मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम पेपर में क्वेश्चनों के आंसर लिखेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो है इस तरीके से।
ये है हमारा क्वेश्चन और हमें बताना है कि कौन किसका अपोजिट अल्फ़ाबेट है। तो देखिए कि इसमें हमारा ए सी और ए सी, ये जो दोनों लेटर है ये है इनमें कॉमन, और जो बी और एफ बचा है तो इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बोला है क्वेश्चन में कि जो ये दो बचते हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जो बी है उसका अपोजिट है एफ, और ए सी का अपोजिट होगा, ए सी का अपोजिट तो हमारे पास ए बी सी, डी नहीं है और ई नहीं है, तो ए सी का अपोजिट डी और ई में से कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में हमें बताना है कि ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट क्या है, डी का अपोजिट क्या है, ई का अपोजिट क्या है और एफ का अपोजिट क्या है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि ए और सी का अपोजिट डी और ई, मतलब कि ए का अपोजिट या तो डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, लेकिन हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या होगा। तो इसीलिए हम ए का अपोजिट लिखेंगे डी और ई। इसका मतलब कि या तो डी हो सकता है या फिर ई हो सकता है। हमें ये कंफर्म नहीं है कि डी होगा या ई होगा, लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म है कि इन दोनों में से एक ही होगा। अगला है बी का अपोजिट। तो बी का अपोजिट हमें दिया है, तो बी का अपोजिट होगा हमारा एफ। सी का अपोजिट, तो देखिए जिस तरह से हमें ए का नहीं पता उस तरीके से हमें सी का भी नहीं पता, तो सी का या तो डी हो सकता है या फिर ई हो सकता है, तो डी और ई। अगला है डी का अपोजिट बताना है हमें। तो देखिए कि हमें ए सी का अपोजिट नहीं पता, तो इसलिए हमने लिखा है कि डी हो सकता है, नहीं तो ई हो सकता है। तो सेम उसी तरीके से डी का अपोजिट या तो ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है, तो ए या सी। ई का अपोजिट भी इसी तरीके से, ए का अपोजिट या तो ए होगा नहीं तो सी होगा। अब पूछा गया है एफ का अपोजिट। तो जैसे बी का अपोजिट एफ है तो एफ का अपोजिट बी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम किस तरीके से हम सभी अल्फ़ाबेट के हमने अपोजिट डिफाइन किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते हैं। तो वो आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या आंसर को चूज़ करते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हम आंसरों को कैसे चूज़ करते हैं कि उसका करेक्ट आंसर किस तरीके से हमें लिखना होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखेगा क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और हमें बोला गया है कि अपोजिट ऑफ 1, अपोजिट ऑफ 1, हमसे ये कहा गया है कि 1 का अपोजिट क्या है। हमसे कहा गया है कि 1 का अपोजिट क्या है। तो क्वेश्चन में देखिए कि 4, 6 और ये 6, 4, इनमें हमारे 2 नंबर कॉमन है। तो इसका मतलब 2 और 3 जो है ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर है, और 4 और 6 तो इनका अपोजिट क्या होगा। तो इनका अपोजिट होगा हमारा 1 और 5। इनका जो अपोजिट होगा नंबर वो होगा हमारा 1 और 5। तो 4 और 6 का अपोजिट नंबर 1 और 5, मतलब इन दोनों में से एक दूसरे का कोई ना कोई नंबर है। तो क्वेश्चन में हमें पहले ऑप्शन दिया गया है। हम 4 ऑप्शन की तरफ से पढ़ेंगे कि हम क्या आंसर निकाल सकते हैं। तो एक ऑप्शन है हमारा ए, बी, सी
और डी। जो हमें पहले ऑप्शन दिया गया है वो दिया हमें 5, 4, 4, 6 या फिर 4 और 5। हमसे कहा गया है कि इनमें से आंसर बताइए कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो देखिए 1 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट हम 5 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमें एग्जैक्ट वो 1 और 5 का अपोजिट 1 का अपोजिट 5 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों साथ में लिखे गए हैं। मतलब अगर मैंने आपको पिछली क्लास में ये बात बताई थी कि कोई भी अपोजिट नंबर जो होता है वो कभी साथ में लिखे नहीं जा सकते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में। मतलब अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 5 होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को हम देख ही नहीं सकते हैं वो नंबर। तो इसीलिए 1 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता है क्योंकि इन क्वेश्चनों में 1 और 5 जो है वो छुपा हुआ है, तो इसका मतलब वो दोनों साथ में ही है। तो इसीलिए 1 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता। अगला है 1 का अपोजिट 4। तो देखिए हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि 1 का अपोजिट 4 है या 6, तो इसीलिए हम इस पे भी टिक नहीं लगा सकते हैं। अब है 1 का अपोजिट 4 या फिर 5। तो 1 का अपोजिट 4 हो भी सकता है लेकिन 5 तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता है, और क्या पता 1 का अपोजिट 4 ना हो 6 हो, तो इसीलिए हम इसमें भी कंफर्म नहीं कह सकते। अब बचा है 4 या फिर 6। तो हमें दिख रहा है कि 1 का अपोजिट 4 या फिर 6, इनमें से एक तो 100% ही होगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन ठीक है और इसमें से एक करेक्ट आंसर है, तो इसीलिए हम इस पे ओके कर देंगे। अगला जो ऑप्शन होगा, अगले जो हमें ऑप्शन दिए होंगे वो होगा हमें ऑप्शन दिया है ये, और हमसे कहा गया है कि 1 का अपोजिट बताइए। तो देखिए 1 का अपोजिट 2 तो हो नहीं सकता है क्योंकि जो 2 है वो 3 का अपोजिट है, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। 1 का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो 2 का अपोजिट है, तो वो 1 का तो हो ही नहीं सकता। 1 का अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया है कि कभी भी दो अपोजिट नंबर साथ में नहीं दिखते हैं, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। और 4 हो सकता है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने 4 पे क्यों ओके किया, मतलब इससे पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने 4 पे ओके नहीं किया था। तो देखिए कि क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें एक को करेक्ट करना होता है। मतलब अगर आप जब तक उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन आप उसके मार्क्स नहीं पा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों में जो ये ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से कौन सा ज़्यादा आंसर के नज़दीक है हमें ये पता करना होता है। तो ये तीनों तो किसी भी हाल में 1 का अपोजिट नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन यही बचता है और हमारे करेक्ट जो आंसर है 4 और 6, मतलब इन दोनों में से तो कोई एक हो ही सकता है और उसमें से एक नंबर हमें दिया गया है। तो इसका मतलब हम 1 का अपोजिट इस ऑप्शन में से हम 4 को टिक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बस यही बता रही हूँ कि हम किस तरीके से ऑप्शन को, आंसर के ऑप्शन को कैसे चूज़ करते हैं, क्योंकि पेपर वाले बहुत ही अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस देते हैं और वो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। फिर वो देखते हैं कि आखिर बच्चा किस तरीके से अपना दिमाग यूज़ कर सकता है। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है इस तरीके से 4, 2, 3 और नॉन ऑफ दिस, ये है हमारा। अब देखिए 2 और 3 तो किसी भी हाल में 1 का अपोजिट हो नहीं सकता है क्योंकि ये जो है ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर है, तो ये 2, 3 हो ही नहीं सकता। अब बात रही 4 की।
और एक ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो हम 4 पे भी ओके नहीं कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि 1 का अपोजिट हमारे हिसाब से 4 या फिर 6 होगा। लेकिन हम ये कैसे कंफर्म कह दें कि 4 ही होगा, हम नहीं कह सकते। इसमें हमें इसलिए कहना पड़ा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, लेकिन हमारे पास ये एक और ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। अगर हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं तो हम बोलेंगे इनमें से कोई भी नहीं है, जिस पे हम करेक्ट बोले कि हाँ यही आंसर होगा। अगला लास्ट है, वो है 4 और 6 कैन नॉट डिफाइन नन ऑफ दिस, डी है 5। ये ऑप्शन दिया हमें लास्ट। तो देखिए फर्स्ट है, चलिए हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं 5। तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये 5 नहीं हो सकता है क्योंकि साथ में 1 और 5 नहीं दिख सकते हैं, तो इसीलिए 5 भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज हम इसलिए नहीं बोलेंगे कि ये आंसर, ये जो ऑप्शन है ये हमारा गलत है, इसीलिए क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 4 और 6 में से एक है। तो हमारे पास 4 और 6 दिया है, तो हम ये क्यों बोले कि इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। तो ये तो गलत है क्योंकि हमें पता है कि इनमें से एक आंसर ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। तीसरा जो है कैन नॉट डिफाइंड, ये भी गलत है क्योंकि हम डिफाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता है कि जो आंसर है वो 4 और 6 में से ही है, ये हम 100% श्योर है। लेकिन हमें बस ये नहीं पता कि 4 है या 6 है, लेकिन इन दोनों में से एक है ये हमें पता है, तो इसलिए हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी गलत होगा और हम इस ऑप्शन को राइट करेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आपको एसएससी वाले कंफ्यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को ऑप्शन दिया जाए और वो फिर पता लगाए कि इनमें से आंसर कौन सा है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चों को आंसर पता होता है लेकिन ऑप्शन देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि कौन सा आंसर एग्जैक्ट सही है। तो इसीलिए मैंने आपको ये 4 तरीके बताए हैं ताकि आप क्वेश्चनों को समझें और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करेक्ट करना है या फिर ऑप्शन को ओके करना है, यह आपको देखना होगा। और इसको एक बार आप ज़रूर दोबारा से देख लीजिएगा और फिर प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई कीजिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है ये क्वेश्चन दिया गया है और इसके हमें ऑप्शन भी दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि कौन सा इसमें से आंसर बिल्कुल सही है। तो मतलब हमें इसमें थर्ड बताना है। जैसे हमें एक डाइस का 2 डायग्राम दिया गया है, इसका हमें थर्ड डायग्राम बताना है जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए अब हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 5 और ये 5 1, तो ये
हमें 2 कॉमन दिए गए हैं, तो इसका मतलब 3 और 4 जो है ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। तो 1 और 5 का जो अपोजिट होगा वो होगा हमारा 2 और 6। वो होगा हमारा 2 और 6 जो है, इनमें से ही हमारा 1 और 5 का अपोजिट जो है या तो 2 होगा नहीं तो 6 होगा। अब हमें ऑप्शन देखना है, तो देखिए पहले ऑप्शन की तरफ देखिए, हमें पता है कि 3 का अपोजिट 4 है, तो इसका मतलब कि ये दोनों कभी साथ में नहीं आ सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में यहाँ देखिए कि ये दोनों साथ में शो किए गए हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है गलत है। दूसरा है, इसमें हमें आप देखिए कि 1 और 5 का जो अपोजिट होता है वो होता है 2 और 6, मतलब जो होगा वो होगा 2 या फिर 6 1 और 5 का। तो 1 और 5 तो यहाँ दिया गया है, लेकिन आंसर के हिसाब से जो 5 के साथ 2 भी नहीं आ सकता है और 1 के साथ भी 2 नहीं आ सकता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है कि 1 का अपोजिट क्या है और 5 का अपोजिट क्या है। तो इस हिसाब से अगर मान लीजिए कि 5 का अपोजिट 2 है तब भी ये साथ में नहीं आएगा, और अगर 1 का अपोजिट 2 है तब भी ये साथ में नहीं आएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है ये गलत तरीके से दिखाए गए हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट है हमारा 1 2 और 6, सेम इसके जैसा ही है, क्योंकि 2 और 6 जो है अपोजिट नंबर है 1 और 5 के, और इसीलिए 2 के साथ 1 नहीं आ सकता और 6 के बगल में 1 नहीं आ सकता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर सबसे आसान तरीका होता है पता करने का कि जो हमारे पास ये गिवन होते हैं अपोजिट नंबर, अगर उनमें से एक नंबर दिख रहा है और दूसरा नंबर नहीं दिख रहा है, तो 90% चांस ये होता है कि हमारा ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। क्योंकि अगर हमें 3 दिख रहा है तो 4 हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि 4 जो है वो 3 का अपोजिट नंबर है और अपोजिट नंबर कभी साथ में नहीं दिखाई देते हैं। तो हमें 3 दिख रहा है, 4 अपोजिट है, नहीं दिख रहा है। 6 और 2 साथ में दिख सकते हैं, 6 और 2 साथ में दिख सकते हैं, लेकिन हमें 1 और 5 नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसके और क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए और क्वेश्चन इसके हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो अब आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इन 2 डायग्राम के जैसा ही उसी डाइस का अगला डायग्राम क्या हो सकता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये 2 लेटर जो है ये कॉमन दिए गए हैं और डी और सी जो बचे ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया है। तो इसी तरीके से ए और एफ का जो अपोजिट नंबर होगा हमारा बचा ए बी सी डी ई, तो बी और ई में से ए एफ का अपोजिट कुछ भी हो सकता है।
तो देखिए अब हमें इन ऑप्शनों में से एक को चूज़ करना है। तो डी और सी जो है एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, तो ये कभी भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। और मैंने पहले बताया है कि जैसे बी और ई, ए एफ हमेशा साथ में हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ में उनके अपोजिट का एक भी लेटर या फिर नंबर नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। सेम उसी तरीके से बी और ई जो है ये साथ में हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये नहीं हो सकता है एफ, क्योंकि ये इसके इन दोनों के अपोजिट है, तो इसीलिए वो हमेशा एक साथ दिखाई नहीं देंगे। बी और ई के साथ ये हमेशा अपोजिट में दिखाई देंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जो हमें गिवन है अगर उसमें से एक नंबर दिख रहा है और दूसरा नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। तो इसीलिए ये इस क्वेश्चन का हमारा जो है ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन है हमारा और हमें एक पासे का दो चित्र दिया गया है और एक चित्र में हमें इसका थर्ड नंबर बताना है। तो इन क्वेश्चनों में देखिए अभी हमने जो इसके पीछे पहले दो क्वेश्चन किए हैं वो भी इनके जैसा ही था, लेकिन उनमें हमें ये था कि चार ऑप्शन में से एक सही डायग्राम को ओके करना था, और इसमें हमें एक डायग्राम दिया गया है, उसमें एक नंबर को हमें जो इसमें सही फिट होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम 2 नंबर का है, तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, पहले तो हम इसे निकाल लेते हैं और ये बचा 2 और 6, ये क्या है एक दूसरे के अपोजिट। तो 2 और 6 के 1 और 3 के जो अपोजिट होगा वो होगा हमारा 4 या फिर 5। 1 और 3 का जो अपोजिट नंबर हो सकता है वो होगा 4 या फिर 5। तो इस डायग्राम में देखिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 2 और 6 और कैन नॉट डिफाइंड। तो देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन था मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन क्वेश्चनों का जो आंसर करेक्ट होता है वो होता है कि ये जो हमें गिवन दिया होता है 2 या फिर 6, तो अगर इनमें से कोई भी एक नंबर है इनके डायग्राम में और इस तरीके से अपोजिट नंबर दिए गए हैं, ये नंबर जो साथ में दिए गए हैं और उनका अपोजिट ना दिया हो, तो इसका मतलब वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इन क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें 5 और 4 दिया गया है तो ये साथ में हो सकते हैं और यहाँ पे भी ये दोनों साथ में हैं। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, लेकिन 2 और 6 में से एक आंसर आएगा जो कि करेक्ट होता है, लेकिन हम ये कैसे पता लगाए कि 2 आएगा या फिर 6 आएगा। तो हम ना तो सिर्फ 2 पे टिक कर सकते हैं, ना तो हम 6 पे टिक कर सकते हैं, ना हम कैन नॉट डिफाइंड पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि हम डिफाइंड कर सकते हैं लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि 2 है या फिर 6, लेकिन इतना पता है कि इन दोनों में से एक आंसर 100% है। तो हम लिखेंगे 2 और 6 पे ओके करेंगे, क्योंकि इनमें से एक आंसर यहाँ पे मैच करेगा। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों में जो ऑप्शन ढूंढे जाते हैं वो इस तरीके से हमें ओके करना होता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसका डायग्राम हमें इस तरीके से दिया गया है।
हाँ जी, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन और हमें एक डाइस के 2 डायग्राम दिए गए हैं और तीसरे में से ये जो 2 क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे 2 नंबर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 कॉमन ट्रिक। तो ये है 3 और 2 जो है ये कॉमन है, तो इसका मतलब 1 और जो 4 है ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। तो जैसा हमें पता है कि जो हमारा थर्ड बॉक्स है वो इसलिए जो अगर ये अपोजिट नंबर का एक नंबर यहाँ आता है और दूसरा, क्योंकि वो ये दोनों इकट्ठे तो आ नहीं सकते हैं, तो अगर एक नंबर आता है और दूसरा कोई और नंबर होता है तो वो बिल्कुल करेक्ट होता है। तो देखिए जो हमारे ऑप्शन है पहला 1 और 4, तो 1 और 4 तो हमारा गलत है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नंबर है और ये दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। अगला है हमारा 2 और 3, तो 2 और 3 पे अगर हम ओके करते हैं तो हमारा 1 और 4 छिप जाएगा, तो इसका मतलब वो दोनों साथ में आ जाएंगे और कभी भी 2 अपोजिट नंबर साथ में नहीं दिखते। थर्ड है जो 2 और 5 है हमारा फोर्थ, तो देखिए अगर हम 2 और 5 पे ओके करते हैं तो इसमें भी हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा 1 और 4 छिप जाएगा और जो कि नहीं छिप सकता क्योंकि 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। सी ऑप्शन है 1 एंड 2, तो इसमें से हमारा एक नंबर दिख रहा है और एक नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हम ऑप्शन सी पे ओके करेंगे। तो मैंने अभी आपको जहाँ पे एक हमें नंबर नहीं पता होगा और दूसरा क्वेश्चन जहाँ हमें 2 नंबर नहीं पता होगा, मैंने इन दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 2 का थर्ड टाइप। केस नंबर 2 से हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमारे 5 केस होते हैं डाइज में, लेकिन हम केस नंबर 2 से स्टार्ट किए थे और केस नंबर 2 में ही 3 टाइप था जिसमें 1 कॉमन था, सेकंड था 2 कॉमन, तो हमने 1 कॉमन भी हमने पिछली क्लास में पढ़ी है, 2 कॉमन हमने अभी पढ़ लिया है और हमारा लास्ट बचा है नो कॉमन, जिसमें एक भी नंबर डाइस का कॉमन ना दिया गया हो तब हम क्वेश्चन कैसे करते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। तो अब हम ये पढ़ेंगे, तो लेकिन ये नो कॉमन मेथड को करने से पहले मैं आपको डाइस के बारे में कुछ और बातें बताना चाहूँगी। जो हमारे डाइस होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के। एक होता है स्टैंडर्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानक पासा, दूसरा होता है जनरल। ये हमारे 2 टाइप के डाइस होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइस की। देखिए स्टैंडर्ड डाइस आप लोगों ने ज़रूर लूडो खेला होगा। लूडो का जो पासा होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस की एक खासियत बात होती है कि उसका हर अपोजिट नंबर जो सम होता है, अपोजिट नंबर का सम होता है वो होता है 7। मतलब अगर एक डाइस है, अगर यहाँ 1 है तो उसका अपोजिट 6 होगा। स्टैंडर्ड डाइस में जो होता है अगर हम 1 देख रहे हैं तो ठीक उसका अपोजिट नंबर 6 होगा और इस तरीके से वो जो सम है वो 7 बनता है। अगर 4 होगा इस साइड तो अपोजिट नंबर उसका 3 होगा और इस तरीके से 7 बनता है। अगर 5 है तो उसका अपोजिट नंबर 2 होगा। तो ये होता है हमारा सबसे आसान तरीका स्टैंडर्ड डाइस में, जिसमें हम बहुत आसान तरीके से पता कर लेते हैं कि इसके मतलब उसका अपोजिट नंबर कौन सा होगा। तो 1 का अपोजिट नंबर 6 होगा क्योंकि वो 7 नंबर बना रही है। तो 4 का 3 और 5 का 2। तो ये तो हुआ हमारा स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा हमारा जनरल डाइस।
जनरल डाइस में ये होता है कि अगर एक डाइस का कोई भी पड़ोसी, मतलब कि एक दूसरे पड़ोसी वाले नंबर अगर वो मिलकर 7 नंबर बना लेते हैं, जैसे कि अगर इस साइड ये 4 है, तो जैसे एक डाइस है, एग्जांपल बताती हूँ कि एक डाइस इस तरीके से अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो ये दोनों मिलके 7 नंबर बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है ये जनरल डाइस हुआ, ये हमारा साधारण पासा हुआ, जिसमें पड़ोसी नंबर एक दूसरे से मिलकर अगर वो 7 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एक जनरल डाइस होता है। लेकिन ऐसा स्टैंडर्डाइज में नहीं होता है, क्योंकि जो अपोजिट नंबर है, मतलब 3 का अपोजिट नंबर 7 होता है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज में अपोजिट नंबर का सम 7 होता है और जनरलाइज में जो साथ में नंबर दिखता है उसका सम 7 होता है। तो चलिए, तो इसका मतलब ये है कि 3, 4, 5, अब बाकी जो बचा 3, 4, 5, तो बाकी नंबर एक दूसरे के अपोजिट किस तरीके से होंगे? इसमें 3, 4, 5, तो इनका अपोजिट जो नंबर है वो 1, 2 और 6, इनमें से कुछ भी हो सकता है। 3, 4, 5 का अपोजिट नंबर 1, 2, 6 इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं। मैंने डाइस के बारे में आपको बता दिया कि डाइस कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस करने से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि हम डाइस का कैसे पता लगाएंगे कि वो जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो मैंने अभी आपको जनरल डाइस का एक एग्जांपल भी दिया था। तो ये देखिए 3 और 5 जो है ये इनका सम मतलब 7 भी नहीं हो रहा है, या फिर 3 और 2 का जो सम है वो भी 7 नहीं हो रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर पड़ोसी नंबर मिलकर अगर वो 7 बना लेते हैं तो वो जनरल होगा, नहीं तो वो स्टैंडर्ड होगा। लेकिन हम इसमें पता भी नहीं लगा देखिए, तो चलिए कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम डाइस का पता लगाते हैं कि वो जनरल है या फिर स्टैंडर्ड है। तो ये देखिए 5 और 2 ये जो है पड़ोसी नंबर है और ये मिला के 7 नंबर बना रहे हैं। तो इसका मतलब है ये एक जनरल डाइस है, ये एक जनरल डाइस है। दूसरा है 6 और 7 मिलके 7 बना रहे हैं, तो ये भी एक जनरल डाइस है, साधारण डाइस। यहाँ पे 4 और 3 मिलकर एक 7 नंबर बना रहे हैं, तो ये भी एक जनरल डाइस है। अगला है 4 और 3 मिलके बना रहे हैं, तो ये भी एक जनरल है, ये भी एक जनरल है। यहाँ पे देखिए ये है 1, 2 और 3, तो ये मिलाकर मतलब 1 और 2 भी 3 होता है, 3 और 2 5 और 3 और 1 4 होता है। तो इनका जो पड़ोसी नंबर है वो 7 नंबर नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब कि ये एक स्टैंडर्डाइज है, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्डाइज ही है, क्योंकि क्या पता इस नंबर के नीचे क्या पता 4 हो, तो इसका मतलब फिर वो साधारण डाइज हम बोल सकते हैं। लेकिन एसएससी वाले कहते हैं कि अगर आपको सामने दिख रहा है कि ये एक साधारण डाइज नहीं बना रहा है, तो हम मान के चलेंगे कि ये एक स्टैंडर्डाइज है, कि ये हो सकता है कि इसके नीचे 4 हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि क्या पता 1 के पीछे 6 हो, तो वो एक स्टैंडर्डाइज बनाएगा। तो इसलिए अगर इस तरीके का डाइज होगा तो हम उसको स्टैंडर्डाइज ही बोलेंगे। अगला है 5 और 1 तो नहीं बना रहे, लेकिन 5 और 2 मिलके 7 बना रहे, तो ये एक जनरल डाइज है। यहाँ पे 6 और ये 1 7 बना रहे हैं, तो ये भी एक जनरल डाइज है। यहाँ पे 6 और 2 8 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं, और 6 और 4 10 होते हैं, तो ये जनरल डाइज नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये एक स्टैंडर्डाइज है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि हम कैसे डाइज को देखकर ये पता लगाते हैं कि वो जनरल डाइज है या फिर स्टैंडर्डाइज है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हम नो कॉमन ट्रिक के क्वेश्चंस करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है इस तरीके से,
एक डाइस के हमें 2 डायग्राम दिए गए हैं और उनके नंबर है 1 2 5 3 4 6। ये हमें 2 डायग्राम दिए गए हैं, लेकिन अब इसमें हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे और क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 5 के अपोजिट नंबर क्या है। तो अभी हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि ये एक जनरल डाइज है या फिर ये एक स्टैंडर्ड डाइज है। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 मिलके यहाँ पे एक 7 नंबर बना रहे हैं सम, तो इसका मतलब कि ये एक जनरल डाइज है। तो 1 2 5 का अपोजिट ये नंबर है, तो 1 2 और 5 का जो अपोजिट नंबर है वो होगा 3 4 6। इनमें से हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते किसके एग्जैक्ट में क्या है, हम ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं। तो हम 5 का अपोजिट जो है हम आंसर लिखेंगे 3 4 और 6। मतलब इनके अपोजिट में 5 का अपोजिट में 3 4 6 में से कोई एक नंबर हो सकता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा और हमसे कहा गया है कि 3 के अपोजिट में क्या है। तो ये देखिए 1 2 3 इनका आपस में अगर हम ऐड करें अब पड़ोसी में, तो ये 7 नहीं बना रहे और ये 4 5 6 ये भी नहीं बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये एक स्टैंडर्डाइज है और स्टैंडर्डाइज में हमें पता है कि 3 के अपोजिट में क्या होगा। तो 3 के अपोजिट में जो होगा वो 4 होगा और इनका सम 7 होगा। तो ये हमारा हमने तीनों टाइप के केस नंबर 2 के तीनों टाइप के हमने डाइस कर लिया, क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसमें 1 कॉमन ट्रिक होता और दूसरे में जिसमें 2 कॉमन ट्रिक है और तीसरे में हमें एक भी कॉमन ना दिया गया हो। तो मैंने तीनों टाइप के पढ़ा दिए हैं। तो आज की क्लास में यहीं पे रोकती हूँ और अगली क्लास में हम यही चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बाय बाय।